तो कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं? तो जी हाँ, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है क्योंकि ये है विषय सामाजिक विज्ञान। और आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो ये मॉडल पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना, जाके आप कमेंट देख लीजिए। और भी सामाजिक विज्ञान के जो पेपर डाला हूं सब में आया है कमेंट भाई कि 40% पेपर आ चुका है सर जी, पूरा पूरा हमारे कॉलेज में। कोई कह रहा है 60% आ चुका है, कोई कह रहा है सर जो अंतिम मानचित्र वाला क्वेश्चन दिखाते हैं वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो दोस्तों ये वाला जो पेपर है ना, ये और ज्यादा खतरनाक है, ये और ज्यादा अच्छा पेपर है। तो इसके तो पूरे के पूरे चांस बनते हैं कि यही पेपर आपको आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को रट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लो। दोस्तों यार, टेलीग्राम चैनल आ चुका है आपका, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो वहां पे जैसे ही कोई भी पेपर आउट हो जाता है, यानी मान लीजिए जो होने वाला पेपर है वो पता चल जाता है, तो तुरंत मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं कि दोस्तों यहां वाले जगह वाला पेपर लीक हो चुका है, आप जल्दी से इसको हल कर डालिए। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा, अपडेट पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए मॉडल पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे है, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पे ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है और ये ऑप्शन ग जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पर है दूसरा, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये हो जाएगा 1928 ईस्वी। यहां पर दोस्तों आप 1927 मत लगा दीजिएगा, काफी लोग घबराहट में 1927 लगा देते हैं क्योंकि दो तिथि हमारे सामने आती है। तो 1928 याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम के बहुविकल्पी में आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए, मैं लिख के देता हूं इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। इसके बाद है, कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई? तो दोस्तों यहां पर जो मैंने यहां पर शोध किया था, जो मैंने देखा था, तो उसमें इंटरनेट में जो मैंने देखा तो वहां पे कोलकाता का कोई आंसर आया नहीं, पूरे भारत का आया जिसमें लॉर्ड करके कुछ नाम आ रहा था। तो यहां पर बच्चे ने सेठ हुकुमचंद्र लगाया है। तो ये बच्चे के मैंने पूरा ऑप्शन चेक किया तो उसने सब सही लगाया है। तो निस्संदेह ये भी इसने सही लगाया है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये प्रारंभ होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी। तो दोस्तों कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो यहां पे बाइबिल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइबिल का प्रकाशन वर्ष क्या है, पहली पुस्तक बाइबिल कब छपी? तो इसको भी याद रखना कि 1848 में हुआ, ठीक है। यहां पर आइए, सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छपी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो 100% बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है मेरे को लगता है, क्योंकि ये कई मॉडल पेपर में, जितने भी मॉडल पेपर मैं समाज विज्ञान का भी डाला हूं सबका जाकर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर दिख रहा है। तो ये तमिल आपका सही हो जाएगा। ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहला पुस्तक तमिल भाषा में छापा गया, ठीक है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित कौन सी फलीदार फसल है? तो दोस्तों ये मोटा अनाज हो जाएगा, मोटे अनाज। फिलहाल इसके लिए मैं इस आंसर को इंटरनेट में नहीं पाया हूं, इसलिए आप इसको खुद से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, इनमें से कौन सी शस्य ऋतु नहीं है? तो दोस्तों शस्य ऋतु की जो नहीं है वो है भदई, ठीक है। आप इसको भी इंटरनेट में चेक कर लेना। बाकी यार आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा अपने मन से भी लगा लीजिए। बाकी यहाँ पे हल है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सब देख ले, भदई याद कर लेना, भदई, ठीक है। एक अगला है, रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे ने 5 लगाया है। इंटरनेट में हमने जब देखा तो यहाँ पर मेरे को 4 मिल रहा था, बट यहाँ पे 4 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हो सकता है कोई नहीं सही हो, या बच्चे ने 5 लगाया है तो हो सकता है 5 सही हो, क्योंकि वहां पे संख्या नहीं मेरे को दिख रही थी बल्कि 4 का नाम दिख रहा था। तो हो सकता है नाम में एक और नाम हो। तो 5 बच्चे ने जो लगाया है, बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत तेज तर्राक है, तो निश्चित रूप से उसका सही होगा ये ऑप्शन। तो कोई नहीं, या तो 5 में से एक है। आप इसको नेट पे देख लीजिएगा या आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, सीमेंट, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया। तो दोस्तों भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहां लगाया गया? तो यहां पे ख विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात 1904 ईस्वी में। अगला है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों 1953 में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों यहां पर सही विकल्प होगा अमेरिका। बहुत सारे लोग चीन लगा देते हैं, ठीक है। अभी चीन तो इस ऑप्शन में नहीं है, बट चीन ऑप्शन में आ जाता है तो चीन लगा देते हैं, लेकिन चीन आपको नहीं लगाना है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे अगर द्विदलीय की जगह एक दलीय व्यवस्था पूछ लेता है तो वहां पे चीन सही हो जाएगा।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान। हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें सभी जो नागरिक हैं वो एक समान माने गए हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बल्कि सब कोई कैसे हैं, एक समान है। ठीक है, अब है लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करता है? तो किसको करता है? समानता को करता है कि स्वतंत्रता को करता है कि बंधुत्व को करता है या ये सभी को करता है? तो दोस्तों सभी को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि होती है? तो दोस्तों किसकी वृद्धि होती है? तो दोस्तों बेरोजगारी की भी होती है और रोजगार की भी होती है। तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण क्या होता है? तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बेरोजगारी और रोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार मतलब कि दोनों की वृद्धि होगी अगर वैश्वीकरण होगा, यानी मार्केट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो आपको पता है ये वाला जो है जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है। तो दोस्तों रेडियो द्वारा भी हम सूचना सुनते हैं, दूरदर्शन द्वारा भी जानते हैं, इंटरनेट द्वारा भी, लेकिन वायुसेना द्वारा नहीं जानते हैं। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क किस वस्तु का है? तो दोस्तों सोने का है। किसका है? सोने का है। बाकी एक बार आप चेक कर ले सकते हैं अगर आपको डाउट है, या अपने टीचर से पता कर सकते हैं। अब यहां पे आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 4-4 नंबर के हैं, और इसको आपको ध्यान से देखना है। पहला है, गुमास्ते की नियुक्ति क्यों की जाती थी? तो ये आपको बताना है कि गुमास्ते कौन थे पहले, फिर उनकी नियुक्ति क्यों की जाती थी और उनकी नियुक्ति से क्या प्रभाव पड़ता था। अगर ये 3 टॉपिक आप इसी में बोल देते हैं तो आपको 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता। और जो केवल ये लिखते हैं कि नियुक्ति क्यों की जाती थी वही लिखते हैं, उनको कम नंबर दिया जाता है, यानी 3 नंबर दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप पूरा लिखेंगे कि गुमास्ते कौन थे, गुमास्ते की नियुक्ति क्यों की जाती थी, उनका प्रभाव क्या पड़ता था, तो अधिकार क्या थे, तो वो आपको 4 नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। खोसन बीसी का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये भी अगर आप बता देते हैं तो आपको मिल जाएगा। अथवा करके है, श्रम का प्रवाह एवं पूंजी के प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि श्रम का प्रवाह क्या है और पूंजी का प्रवाह क्या है, इसके दोनों के अर्थ को आपको स्पष्ट करना है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लोकतंत्र के 4 गुण एवं 4 दोष लिखिए। तो दोस्तों हमारा जो लोकतंत्र है इसका 4 गुण लिखना है कि क्या इसके अच्छाई है, और 4 दोष लिखना है क्या बुराई है। तो जैसे दोस्तों कि यहां पर अच्छाई यह है कि सभी मानव को एक समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्ति को अव्यक्त की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, हम अपने चीजों अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, संविधान हमको हक देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो अच्छा ही है। लेकिन बुराई क्या है कि हमको एक समानता का अधिकार तो मिला है, लेकिन समाज में आज भी असमानता फैली हुई है, जातिगत व्यवस्था फैली हुई है। जातियों में आपको पता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा तुलना चलती रहती है। ठीक है, जात पात में हम लोग बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब दोष है। और बाकी जो अफसर बैठाए जाते हैं दोस्तों, कहा जाता है ये अफसर बड़ी ईमानदारी से पालन करेंगे, संविधान में वो कसम खाते हैं संविधान के रूल के अनुसार, लेकिन वो ईमानदारी से अपना पद का निर्वाह नहीं करते हैं, बल्कि घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो आपको ये सब पता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का दोष है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनका मुकदमा बहुत दिन तक चलता रहता है, जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता है, ये सब भी दोष है। बल्कि लोकतंत्र के क्या दोष हैं, क्या गुण है, ये आपको बताना है 4 का। ठीक है, अगला है 4 विकासशील एवं 4 विकसित देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहली बात आपको पता चलना चाहिए कि विकसित विकासशील दोनों में क्या अंतर होता है। विकसित देश किसे कहा जाता है और विकासशील देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विकसित देश उन्हें कहा जाता है जो विकसित हो चुके हैं, जिनके पास सभी प्रकार के साधन मौजूद हैं, जो दूसरों पर आश्रित नहीं है। विकासशील उन्हें कहते हैं जो अभी प्रगति कर रहा है, यानी जो विकसित होने वाला है, यानी वो अपना साधन जुटा रहा है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, उसे विकासशील देश कहते हैं। तो अपना जो भारत है वो विकासशील देश में आता है। ठीक है, अमेरिका विकसित में आता है, फ्रांस, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब विकसित देश में आते हैं। ठीक है, वर्णनात्मक देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम एवं असफलता के कारण लिखिए। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्यों, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ और ये असफल क्यों हो गया, असफलता के कारण आपको लिखना है। साइमन कमीशन पर अखबार के संपादक के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो दोस्तों सिंचाई की समस्या हो गई जैसे, ठीक है, उर्वरकता की क्षमता हो गई, घट रही है। ठीक है, खाद्य जल की समस्या है। ठीक है, तो आप बहुत सारी समस्याएं लिख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए कि भारत में किस तरह कि अभी भी जातिगत असमानता है। स्पष्ट कीजिए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता है। तो जातिगत असमानता मैंने आपको बताया आज भी है, किस तरह है आपको यह स्पष्ट करना है। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं आपको लिखना है कि विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसके बाद यहां पर मानचित्र का कार्य आ जाता है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है, आपको 10 अंक मिलेगा।
पहला है वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर है। तो दोस्तों पंजाब में गुरुद्वारा है, वहां पे स्वर्ण मंदिर है, आपको पता है। तो आपको पंजाब जो नक्शा है उसमें दिखाना है। अब पंजाब कहां है नक्शे में, यह आपको याद करना होगा, ठीक है। 29 राज्यों के लिए मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा अगर कहेंगे आप तो। वह राज्य, वह स्थान जो देश की राजधानी है वह कौन सी है, नई दिल्ली है। भारत का पड़ोसी देश जो पाकिस्तान का हिस्सा था तो दोस्तों वो बांग्लादेश है। वह स्थान जहां 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वो अहमदाबाद है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद वाला, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है, याद रखिएगा। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है तो दोस्तों ये इलाहाबाद है, लेकिन अभी इसका नाम प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। अगला है भारत का चाय उत्पादक एक राज्य, कोई भी एक राज्य का नाम लिख रहा है भारत के जो चाय उत्पादक हो और उसको डबल प्लस के चिन्ह द्वारा मानचित्र में दिखाना है तो आंसर हो जाएगा असम। गुजरात की प्रमुख नदी का नाम आपको इस तरह दिखाना है तो वो है नर्मदा। भारत का एक द्वीप समूह का आपको लिखना है तो आप लक्षद्वीप लिख सकते हैं। पंजाब की राज्य का प्रमुख बांध आपको इस चिन्ह द्वारा दिखाना है तो भाखड़ा नागल बांध है, आपको दिखा देना है, पंजाब की सबसे प्रमुख बांध है। भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है तो दोस्तों दक्षिण में हिंद महासागर है, आपको इस तरह से दिखा देना है, ठीक है। अब ये सारे चीज, ये जगह मानचित्र में कहां है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पे तो अगली जब सामाजिक विज्ञान की मॉडल पेपर डालूंगा तो उसमें मैं आपको वो भी मानचित्र भी दिखा दिया करूंगा भर करके, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी रहेंगे दोस्तों, आने वाले टाइम में हर क्लास का यहाँ पे मॉडल पेपर मिलता है, एक एक विषय के 5-5, 6-6 मॉडल पेपर मिलता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।